हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जैसे कि हम सब ये जानते हैं यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने में 2.9 बिलियन ईयर्स लग गए थे। बट व्हाट इफ मैं आपको कहूं कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट से यही एग्जैक्ट सेम एवोल्यूशन सिर्फ 600 दिनों में रेप्लिकेट करके बता दिया है। दिस इज द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट एवर परफॉर्म्ड ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू मी। सो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से हमें एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मिस्ट्री का आंसर मिल जाएगा, ऐसा मिस्ट्री जिसका जवाब वैज्ञानिक 1988 से ढूंढते आ रहे हैं कि आखिर हम एक यूनिसेलुलर जीव जैसे कि अमीबा से इंसान जैसे मल्टीसेलुलर जीव कैसे बन पाए। इसका वन वर्ड आंसर है ऑक्सीजन। अब जरा गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दरअसल 1988 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट रिचर्ड लेंस्की ने यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन को डिटेल में स्टडी करने की ठान ली थी। अब इस स्टडी के लिए उन्होंने ई कॉली बैक्टीरिया को चुना क्योंकि वो 4 मिनटों में अपने पॉपुलेशन को डबल करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई होते फटाफट। इस स्टडी की शुरुआत में उन्होंने 12 अलग अलग ई कॉलाई की पॉपुलेशन को सेम कंडीशंस, सेम फूड देते हुए ग्रो किया। देखते ही देखते उन बैक्टीरिया के 74,500 जनरेशंस, यानी कि पीढ़ियां, जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के बराबर है, उतने जनरेशंस इवॉल्व हो गए। इन सभी जनरेशंस को स्टडी करते समय लेंस्की को कुछ की ऑब्जर्वेशंस मिले। उन्होंने ये देखा कि हर अगली जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से इवॉल्व होकर 70% फास्ट ग्रो कर रही है एंड उनमें से आधे पॉपुलेशन ने तो डीएनए रिपेयर की एबिलिटी को भी हासिल कर लिया था। साथ ही कंट्रोल कंडीशंस में रहने से 20,000 जनरेशंस बाद के बैक्टीरिया ने अपने अनयूज्ड मेटाबॉलिक फंक्शंस को एलिमिनेट कर दिया था। मतलब जो उन्हें फीड किया जा रहा था, उसे प्रोसेस करने के लिए, उसे उपयोग में लाने के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत थी, बस वही एंजाइम्स प्रोड्यूस होने लग गए थे। यानी ऑल इन ऑल ये बिल्कुल वैसा था जैसे बंदरों की हर अगली जनरेशन ने अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस ला दिए, जो चीज उनके हिसाब से उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, और जो चीजें जरूरी नहीं थी वो चीजें एलिमिनेट हो गई। और कुछ इसी तरह की ही प्रक्रिया को फॉलो करके बंदर इंसान में तब्दील हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी लाइफ साइंस कम्युनिटी को एक नया डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि अब हम टोटल लिविंग हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस को ऐसे कई एक्सपेरिमेंटों के थ्रू लैब में रेप्लिकेट कर सकते हैं। बस सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत थी, इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया का यूज किया गया था। एंड बैक्टीरिया, जैसे कि आप जानते हो, कभी मल्टीसेलुलर फॉर्म नहीं लेते, यानी कि बैक्टीरिया के जरिए हम लिविंग हिस्ट्री के उस फेज के बारे में कभी नहीं समझ पाते जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहली बार मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुए थे। और इसीलिए फिर अभी हाल ही में एक न्यू एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट विलियम रैटक्लिफ ने एक ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चुना जिसके 20% जीन्स ह्यूमंस से मिलते हैं। सो लेंस्की के ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करते हुए 2010 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के विलियम रैटक्लिफ ने वही एवोल्यूशन वाले एक्सपेरिमेंट को बैक्टीरिया के बजाय इस बार यूनिसेलुलर यीस्ट के साथ दोहराया, क्योंकि यीस्ट इकलौता एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोटिक है, यानी कि सिंगल सेल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और साथ में एट द सेम टाइम बैक्टीरिया के जैसे ही 90 मिनट जितने कम टाइम में अपनी पॉपुलेशन को डबल भी करता है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स एंड अ परफेक्ट कैंडिडेट हमारे एक्सपेरिमेंट के। सो हुआ क्या कि उन्होंने ईस्ट की एक वाइडली यूज्ड स्पीशीज सैकरोमाइसिस सेर्विसिए को लिया और उसे पेप्टोन डेक्सट्रोज से भरे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में डालकर 30 डिग्री के ऑप्टिमल टेंपरेचर पर ग्रो किया। इसमें डेक्सट्रोज जो है वो बेसिकली ग्लूकोज होता है और इसीलिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, और पेप्टोन एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करते हुए प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। एंड वंस दिस वाज डन, उन्होंने उस मिक्सचर को मिक्स करके सेटल होने दे दिया, ताकि अगर कोई ईस्ट का सेल मल्टीसेलुलर रूप लेता है तो वो अपने वजन से नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखे। और फिर बस उन्होंने इस मिक्सचर को 60 डेज तक ऑब्जर्व किया एंड देयर वाज इट, द आंसर टू आवर लाइफ लॉन्ग मिस्ट्री। आखिर ऐसा क्या डिटेक्ट हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस माना गया और इसके कंक्लूजन्स क्या निकले, और आखिर यूनिसेलुलर जीवों को मल्टीसेलुलर बनने के लिए ऑक्सीजन जैसे एक बेसिक एलिमेंट ने कैसे फोर्स किया। तो देखो, इस ईस्ट एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने ग्रेविटी के बेसिस पर ईस्ट सेल्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि जैसे ही मिक्सिंग के लिए टेस्ट ट्यूब्स को शेक किया जाता, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सिंगल सेल्स के कंपैरिजन में सेल क्लस्टर्स अपने वेट की वजह से ज्यादा जल्दी से नीचे सेटल हो जाते थे, और फिर इन्हीं सेल क्लस्टर्स को उन्होंने एक दूसरे कंटेनर में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। जब 60 दिनों बाद उस कंटेनर को वापस से एग्जामिन किया गया तो सभी रिसर्चर्स चौंक गए, क्योंकि उसमें मौजूद ईस्ट ने ऐसा स्नोफ्लेक
स्नेक जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें डजन्स ऑफ सेल्स थे। नाउ लेट मी टेल यू, ईस्ट जैसे फंगाई ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बट वो सभी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ आने से बनता है। यानी सिंपली स्पीकिंग ये स्ट्रक्चर्स जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। लेकिन इस स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर की खासियत ये थी कि इसमें मौजूद सभी ईस्ट जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। मतलब यूनिसेलुलर यीस्ट ने मिलकर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया था। बट सैडली आफ्टर अ पॉइंट एट अराउंड 100 सेल्स इन ईस्ट की ग्रोथ अचानक से रुक गई, जिसको देखकर रिसर्चर्स भी काफी कंफ्यूज हो गए। फिर इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उनमें से एक रिसर्चर ने प्रिमिटिव अर्थ के कंडीशंस को रिक्रिएट करने का सोचा, बिकॉज अल्टीमेटली आज से 600 मिलियन साल पहले प्रिमिटिव अर्थ पर ही लाइफ यूनिसेलुलैरिटी से मल्टीसेलुलैरिटी की तरफ बढ़ी थी। और उस वक्त आज के कंपैरिजन में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम थी। यानी इसी कंडीशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया होगा, जिस वजह से उनमें से कुछ मल्टीसेलुलर बने होंगे। इसी थॉट प्रोसेस के चलते उस टीम के एक रिसर्चर ओजान बुजदाग ने उस मल्टीसेलुलर यीस्ट को एक ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में रखने का सोचा। एंड सरप्राइजिंगली इस एनवायरनमेंट में रखते ही जहां पहले ही वो सिर्फ 100 सेल्स के मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, वो इवेंचुअली अब ग्रो होकर 4,50,000 सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने लगे थे। एंड अगले 600 दिनों में वो ईस्ट सेल्स इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें लिटरली बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता था। तो आखिर ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हुआ कि वो ईस्ट इतने रैपिडली ग्रो हो पाए? टू आंसर दिस, साइंटिस्टों ने उन ईस्ट के मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर को फिर से एक बार ध्यान से ऑब्जर्व किया, और जो उन्होंने देखा दैट वाज वेरी वियर्ड। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया क्योंकि ईस्ट के सेल्स एक के ऊपर एक ब्रांचेस बना रहे हैं, इससे उनकी थिन सेल वॉल सेल के जॉइनिंग पॉइंट्स पर कंसंट्रेट होकर ज्यादा थिक और टफ बन रही थी। इतनी कि जहां नॉर्मल यीस्ट की सेल वॉल किसी जेल से भी 100 गुना कमजोर होती है, वहीं इन मल्टीसेलुलर यीस्ट की सेल वॉल लकड़े जितनी सख्त थी। क्योंकि यूजुअली ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से रेस्पिरेट करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करते हैं। अब क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में लाइफ के लिए काफी हार्श कंडीशंस होते हैं, इसीलिए इसमें मौजूद ईस्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ती है। इससे उन रिसर्चर्स ने यह कंक्लूड किया कि 600 मिलियन साल पहले के हार्श कंडीशन से बचने के लिए ऑर्गेनिजम्स ने मल्टीसेलुलैरिटी की तरफ इवॉल्व करना शुरू किया होगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, यहां तक उन्हें मल्टीसेलुलर जीवन का एवोल्यूशन कैसे हुआ अब ये कंफर्म पता चल गया था। अब सिर्फ एक ही सवाल बच गया था कि एक्चुअल में भी क्या यही यीस्ट ही वो पहला ऑर्गेनिज्म था जो आज से 600 मिलियन साल पहले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील हुआ होगा? वेल, इसके लिए उन्होंने ऐसे कई सारे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया जो पोटेंशियली एक मल्टीसेलुलर फॉर्म ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ा एंड फाइनली उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, बट एट अ वेरी अनयूजुअल प्लेस, ह्यूमन माउथ। दरअसल ये तब की बात है जब साल 1970 में फेमस साइंटिस्ट और डॉक्टर नील्स होएबे ने सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें विंड पाइप के वॉल पर थिक म्यूकस लेयर बनने की वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं, इस डिजीज के कॉजेस को स्टडी करना शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने इस बीमारी से पीड़ित कुछ पेशेंट्स के सलाइवा के सैंपल्स को माइक्रोस्कोप में जांचा, और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो चौंक गए। उन्होंने देखा कि ह्यूमन माउथ से लिए गए सैंपल में बैक्टीरिया एक अजीब सा पैटर्न फॉलो कर रहा था। वो मल्टीप्लाई करके एक कॉलोनी तो बना रहा था, जो एक्चुअली कोई नई बात नहीं है क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया करते हैं। प्रॉब्लम बस ये थी कि यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी ने अपने चारों तरफ एक ऐसी चिपचिपी सी स्लाइमी लेयर बनाई थी जिसके कारण विंड पाइप ब्लॉक हो रहा था। अब इसके बाद जब इन्हें मारने के लिए साइंटिस्टों ने इन पर एसिटिक एसिड डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि वो स्लाइमी कोटिंग असल में उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, और एसिड से सिर्फ वही बैक्टीरिया मर रहे थे जो उस लेयर के बाहर अकेले भटक रहे। इस शील्ड को फिर साइंटिस्ट बायोफिल्म कहने लगे। नाउ आगे चलकर जब इस पर और गहरी रिसर्च हुई, तब पता चला कि इंसानों में होने वाले 70% बैक्टीरियल डिजीजेस की वजह यही बायोफिल्म्स है, और इससे हर साल 7.7 मिलियन लोगों की मौत होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बायोफिल्म्स की प्रोटेक्शन लेयर बैक्टीरिया को अपने होस्ट के बॉडी के पीएच और प्रेशर लेवल से तो प्रोटेक्शन देती है, साथ ही बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले एंटीबॉडीज से भी इम्यूनिटी देती है। इससे उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है और वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके रेप्लिकेट कर पाते हैं। और इसीलिए साइंटिस्टों का यह मानना है कि ये बायोफिल्म्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। यानी अब हमारे पास दो जवाब थे, एक कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर
जीव ही मल्टी सेलुलर जीवों में इवॉल्व हुए थे। और दूसरा, इस ट्रांजिशन का फर्स्ट स्टेज था बैक्टीरियल बायोफिल्म्स का फॉर्मेशन। इसका मतलब हमें वो दोनों सवालों के जवाब मिल गए जो हम शुरू में जानना चाहते थे, पर इन टर्न इससे एक तीसरा सवाल खड़ा हो गया कि फिर ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे इवॉल्व हुआ। क्योंकि अब तक हमने बात की कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बने, लेकिन यूनिसेलुलर ही आखिर कैसे बना ऑन द फर्स्ट प्लेस, मतलब पहला सेल कैसे बना। वेल, इसके जवाब में साइंटिस्टों ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें आप अगेन बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक प्रिमिटिव सेल उन्होंने बना के दिखाया। दरअसल पृथ्वी पर लाइफ इनऑर्गेनिक मटेरियल से कैसे इवॉल्व हुई, ये जानने के लिए ग्लासगो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट लेरॉय क्रॉनिन और उनकी टीम ने इनऑर्गेनिक एलिमेंट से फुल्ली फंक्शनल सेल्स बनाए। इनको बनाने के लिए उन्होंने दो वाटर बेस्ड सॉल्यूशन लिए। पहला जो ऑक्सीजन आयोन्स और कार्बन के पॉजिटिवली चार्ज्ड एरोमेटिक रिंग कंपाउंड से बना हुआ था, और दूसरा जो सोडियम आयोन्स और पॉलीऑक्सो मेटलेट क्रिस्टल्स यानी कि हेवी मेटल्स जैसे कि टंगस्टन, मोलिब्डेनम के नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्साइड्स के मिक्सचर से बना हुआ था। फिर इन दोनों सॉल्यूशंस को उन्होंने एक दूसरे के साथ मिक्स किया और देखा कि एरोमेटिक रिंग्स और पीओएम क्रिस्टल्स ने कंबाइन होकर एक पतला मेम्ब्रेन बना लिया था। एंड उन्होंने देखा कि अलग अलग कंपाउंड से वो इस मेम्ब्रेन के थिकनेस को कम ज्यादा कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि इस आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से आयॉन्स फ्लो हो रहे थे, बिल्कुल जैसे किसी असली सेल में न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते हैं या फिर बिल्कुल जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होता है। सो बेसिकली इसी फ्लो ऑफ आयॉन्स को आप फिलोसॉफिकली आत्मा कह सकते हो, सोल, बिकॉज अल्टीमेटली इसी ने लाइफ फूका पहले इनऑर्गेनिक केमिकल के स्ट्रक्चर स्लैश सिस्टम में, जो कि पहला सिंगल सेल बना। अब ये इनऑर्गेनिक सेल आपको नॉर्मल सेल के मुकाबले, साइंटिस्टों ने इस फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड सेल को नाम दिया इनऑर्गेनिक केमिकल सेल आईचेल। अब ये इनऑर्गेनिक सेल आपको नॉर्मल सेल के मुकाबले काफी ज्यादा प्रिमिटिव लग रहा होगा, बट एंडोसिम्बायोटिक थियरी के मुताबिक शुरू में ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिकल सेल्स ने पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनाए, और फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स में कन्वर्ट हुए, और फिर ये साथ आए और सेल वॉल के अंदर समा गए और नतीजन यूकैरियोटिक सेल्स का हिस्सा बन गए। सो यूकैरियोटिक सेल यानी कि सेल जिसके पास सेल वॉल है, मतलब एक क्लोज्ड सिस्टम कह सकते हो इसको, क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर एनक्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर दुनिया भर के रिएक्शंस हो सकते हैं और नतीजन एवोल्यूशन हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका तो पता नहीं, बट आई एम जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ऑल्सो फैसिनेटेड, क्योंकि हमें डार्विन के थियरी का प्रैक्टिकल प्रूफ मिल चुका है। एंड अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहे तो हो सकता है कि इस आईचेल सेल को और भी आगे फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिक सेल्स में इवॉल्व किया जा सकता है, गिवन इनफ टाइम। ऑल इन ऑल, इन 4 एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों के पास एक रफ आइडिया है कि इनऑर्गेनिक से यूनिसेलुलर जीव कैसे बने और फिर वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर जीवों में कैसे इवॉल्व हुए। अमेजिंग, राइट? एक तरीके से हमने डिकोड कर लिया है कि पृथ्वी पर इस लाइफ ने कैसे जन्मा, कैसे इवॉल्व हुई, और उसे हमने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करके बता दिया। क्योंकि अब तक एवोल्यूशन थियरी सिर्फ एक थियरी थी, इसे प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज टाइमलाइन बहुत बड़ा हो जाता था। आप रियल टाइम में नहीं दिखा सकते हो कोई बंदर किसी इंसान में इवॉल्व हो रहा है, पर इस एक्सपेरिमेंट ने इस थियरी को एक लेवल पर प्रूफ करके बता दिया है। लेकिन यही एवोल्यूशन से कई बार हाईली पोटेंट डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस भी बन जाते हैं। इनफैक्ट हाल ही में एक ऐसा फंगस मिला है जो सीधा हमारे ब्रेन्स पर ही अटैक कर रहा है, एंड इट्स वेरी डेंजरस। इनफैक्ट वो आपको एक ज़ॉम्बी बना सकता है और बना रहा है दुनिया भर में लोगों को। इस टॉपिक को मैंने पूरे डिटेल में कवर किया है इस वीडियो पर, जिसे आप चेक कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको जरूर चेक करना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, आप एक्साइटेड हो कि साइंस आगे बढ़ रहा है और ह्यूमंस को बहुत ही जल्द एक गॉड रेस बना देगा, तो एक लाइक जरूर ठोकना, फॉलो करना इस चैनल को, क्योंकि ताकि आप भी साइंस से अपडेटेड रहो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।